छोटे शेयरों की छलांग, इसमें हम बात करेंगे शेयर्स पर, आपके सवालों पर, और जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशुल जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत आपसे सर जुड़े हुए हैं। अशोक वर्मा जी का सवाल है, एशियन पेंट और नेस्ले कहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए लें? अंशुल सर आपकी एडवाइस चाहते हैं। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे। सर एशियन पेंट और नेस्ले। देखिए, एशियन पेंट्स तो आपको यहाँ पे बाई करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम कल देख रहे थे वैल्यू वर्सेस क्वालिटी। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स देखें तो सर 18% का दोनों ने एवरेज रिटर्न दिया है। एक एज क्वालिटी स्टॉक्स के फेवर में था। 3 साल का देखें तो वैल्यू स्टॉक्स 35% का सीएजीआर दिए हैं, क्वालिटी स्टॉक्स 12% का सीएजीआर दिया है, और पिछले 4 महीने से ट्रेंड पलट रहा है। और आपको याद होगा, 4 महीने से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब मिड कैप स्मॉल कैप से निकलिए, लार्ज कैप में आइए। अब वो क्वालिटी आउट परफॉर्मेंस क्लियरली म्यूचुअल फंड्स को भी दिखने लगा है। तो मल्टीपल ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने नया फंड लॉन्च किया है क्वालिटी फंड का। तो अब लार्ज कैप्स का समय है और लार्ज कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो उनमें से एशियन पेंट्स है जो अपने बॉक्स के बॉटम से और थोड़ा सा नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे लेके अगर मान लीजिए कि 1.5 से 3 साल का समय आप देते हैं, तो 3400 रुपए का जो बॉक्स हाई है वो पहले मिलेगा, और 3400 निकलता है तो सीधा सीधा 4000 रुपए का टारगेट बनेगा। मेरे को एशियन पेंट्स यहाँ से 4000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। उसी वैल्यू कैटेगरी में आप एशियन पेंट्स के साथ इन्फोसिस को जोड़ सकते हैं, एल बॉक्स का ब्रेकआउट दे रहा है उसको जोड़ सकते हैं, या और ऐसे 2-3 नाम हैं लार्ज कैप्स के जिनमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो एशियन पेंट में तो 4000 तक के टारगेट्स बता रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म 3 साल तक रखना पड़ेगा। लेकिन 3 साल रख के अगर एक अच्छा खासा इतने बड़े लार्ज कैप शेयर में लगभग डबल का टारगेट मिल जाता है, सो कमांडेबल है। और सर आप इसको ले सकते हैं। आगे हमारा सवाल है महेश दुलारिया जी का, एजिस लॉजिस्टिक्स सर 824 पर लिए प्रशांत सर, इन्होंने 3 महीने का व्यू चाहते हैं। ये क्या स्टॉप लॉस और टारगेट्स रखें? आई थिंक स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में जा चुका है। लास्ट 15 दिन में जो एक उछाल आया था इसके अंदर, उसके बाद जो लोग फंसे हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगेन 750 तक भी जाने की कोशिश करेगा सेलिंग प्रेशर में। 750 शुड बी स्टॉप लॉस, एटलीस्ट यहाँ पे तक उसको होल्ड करना चाहिए। बाकी उसके नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से ये 675 और उसके नीचे भी जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल आई एम नेगेटिव। अगर कोई रिस्क मुझे ज्यादा लग रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस करके हमें निकल जाना चाहिए। तो ओवरऑल वन शुड हैव अ नेगेटिव व्यू ऑन एजिस लॉजिस्टिक्स। ठीक है। समरेंद्र कुमार जी का सवाल है एचईजी पर। अंशुल जी, एचईजी तो आप ही से इसलिए पूछना बनता है क्योंकि आपने एचईजी को बहुत ही क्लोजली वॉच किया है, आप हमेशा उसका एग्जाम्पल देते हैं। क्या लग रहा है सर, 498 रुपये पर इन्होंने एचईजी लिया हुआ है? सर अगेन एचईजी आपको याद होगा 44 महीने का बेस ब्रेकआउट था, जहां से टेक्निकल कमेंट्री ये थी कि बेस ब्रेकआउट है, आप चाहें तो लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। क्या मैं इस लॉन्ग को प्ले करूंगा? तो मैं बिल्कुल लॉन्ग प्ले नहीं करूंगा। मेरे को 90% चांस है कि ब्रेकआउट फेल होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। सिर्फ उस हफ्ते वो ब्रेकआउट बार सस्टेन हुई, उसके बाद से 6 हफ्ते हम उस ब्रेकआउट बार के अंदर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये छठवां हफ्ता है जहाँ पे फाइनली हम ब्रेक डाउन दे रहे हैं। तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 390 रुपए है, और ओवरऑल टारगेट 293 का है। तो 293 रुपए स्टॉक मेरे को आते हुए दिख रहा है। ठीक है। आबिद भाई जी हैं, सर ये प्रशांत सर आपके बड़े फ़ैन हैं और पूछ रहे हैं कि ये हर बार पूछ लेते हैं, ज्योति स्ट्रक्चर सर 12,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और एनवायरो इंफ्रा इन्होंने 225 रुपये के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहते हैं। सर ज्योति स्ट्रक्चर लगातार प्रेशर में रहा है, आई नो कि मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर है, लेकिन ज्योति स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक प्रेशर में आ चुका है। 35-36 रुपये से आई थिंक ये 22-23 रुपये की रेंज पर पहुंच गया है। क्या करना है सर? आई थिंक देखो, ये जो है स्टॉक हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी में आता है और मल्टी बैगर बनने की कोशिश में है, तो ये से जैसे प्रेशर आपको झेलना ही पड़ेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चरल देखते हो, फंडामेंटल बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। एनसीएलटी से बाहर आ चुका है, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ चुके हैं। अभी ओनली क्वेश्चन इज अबाउट एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस इन देयर बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। मुझे लगता है कि दैट वुड बी एडिंग इट एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स का साथ थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। शायद स्टॉक फिर से 22 रुपए से लेके 30-34 तक आ सकता है, बट yes, there is a risk of going down to 18 also. तो every dip should be bought because high risk high return में थोड़ा सा dips में आपको संभाल के accumulate करना चाहिए, because when you are going to make a multi-bagger return, such kind of no high say 50% kind of no downside can be a part of the story. मुझे लगता है कि yes, the story is still intact.
रिसेंटली आप देखो कि बड़े बड़े जो मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाया भी है 22 से 24 के बीच में. सो आई एम पॉजिटिव स्टिल. यस, डाउनसाइड इज स्टिल लिमिटेड टू 18 रुपीज, बट बाय मोर ऑन डिप्स. ठीक है। और सर एनवायरो इंफ्रा पर क्या करना है? आई थिंक पोस्ट रिजल्ट स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं. अगर रिजल्ट्स भी अगर इनलाइन आते हैं तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में ही जाएगा. एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नो वरी. मुझे लगता है कि वाटर वेस्टमेंट में वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के जो सेक्टर है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फोकस भी ज्यादा रहेगा और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रहेंगे, और बहुत सारे कंपनीज अभी मुझे लगता है कि ये जो इंडस्ट्री में है और लिस्टिंग करने के लिए भी आएंगे. तो ओवरऑल वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है, बट लॉन्ग टर्म के लिए यस, होल्ड फॉर मोर अपसाइड. ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंशुल जी, बड़े फ़ैन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। और इन्होंने अंशुल सर की ही रिकमेंडेशन पर रिलायंस लिया है और HAL लिया है। सर क्या करना है? नहीं, HAL इन आपकी रिकमेंडेशन पर नहीं लिया होगा सर, लेकिन रिलायंस ज़रूर लिया होगा। सर रिलायंस के आज नतीजे आए हैं, नतीजों का इम्पैक्ट है। अंशुल जी कहाँ तक देख रहे हैं रिलायंस को जाता हुआ, और HAL पर आपकी राय? 3900 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। अच्छा वो सर आपने क्लैरिफाई कर दिया, मैं तो सदमे में आ गया था कि मैंने कब HAL बाई दे दिया है। सर मैं जानता हूं आपने कौन से शेयर दिए होंगे और कौन से नहीं दिए होंगे, ये तो पक्का जानता हूं। HAL में सर देखिए पुल बैक आ रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आ गया है, वहीं पे ऑर्डर फ्लो का रेजिस्टेंस भी था 4086। बाई दी वे अगर प्री बजट रैली बनी तो 4233 तक जा सकता है, बट इवेंचुअली 3660 और 3418 आते हुए दिख रहा है। दूसरा रिलायंस में मैंने लास्ट वीक पूरा ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिए थे, 1230 1240 और 1260 के मेरे पुट शॉर्ट हैं, और रिलायंस के कैश में मेरे पास स्टॉक डिलीवरी में लॉन्ग है। आज सुबह जब गैप अप खुला एंकर वीवैप पे, क्योंकि पूरी सेलिंग जो 1533 से आई थी जो सेलिंग, उसका एंकर वीवैप था 1325 रुपए पे। वहां पे जब खुला तो मैंने अपने सारे पुट्स बुक कर लिए हैं, पूरा प्रॉफिट बुक करके लॉक इन कर लिया। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है सेबी का कि मेरे पास अब पुट्स नहीं है, केवल डिलीवरी में लॉन्ग पोजिशंस पड़ी हुई हैं। नीचे में मेजर अब स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट आता है 1250 1260 की जोन में आता है। इस जोन में अगर कहीं भी बुलिश रिवर्सल बनता है 75 मिनट या डेली चार्ट पे, उससे नीचे में नहीं जाऊंगा। 75 मिनट या डेली चार्ट पे कोई भी रिजेक्शन रिवर्सल कैंडल बनती है तो मैं वापस से या तो पुट शॉट इनिशिएट करूंगा या फिर डिलीवरी बेस्ड लॉन्ग बाइंग करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग में मेरे को ये स्टॉक 1360 से 1400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। और आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 12 से 15 हफ्ते अगर कंटिन्यू रिलायंस गिरता है तो उसके बाद 38 से 42% की एवरेज रैली आती है। यहाँ तो 6 महीने की फॉल हो चुकी है, तो बहुत बड़े बेस के बॉटम के आसपास बैठा है रिलायंस। यहाँ से नया ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आपको दे सकता है। ऑल टाइम हाई, ये प्रिडिक्शन है ज़बरदस्त वाली, जहाँ पर कि हमारे दर्शक थोड़े प्रभावित होंगे और इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, लेकिन अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम। अनीता शर्मा जी का सवाल है, ये कोई फार्मा शेयर पूछ रही है प्रशांत सर लॉन्ग टर्म के लिए। एनी फार्मा शेयर. एनी फार्मा शेयर जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकें। आई थिंक वन शुड गो फॉर लार्ज कैप ओनली. जैसे अंशु जी बता रहे थे कि लार्ज कैप का भी पूरा स्टोरी चल रहा है, मुझे लगता है कि सिप्ला, सन फार्मा, ये दोनों स्टॉक होना चाहिए. बट अगर फार्मा से थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइज स्टॉक्स देखना चाहिए. आई एम वेरी मच बुलिश ऑन अपोलो हॉस्पिटल. टेक्निकली भी मुझे लगता है कि डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक कैन डू ए 5 डिजिट टारगेट ऑफ 10,000. करंटली इट्स ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नियर 6800 या 6700 के बीच में चल रहा है. तो अगर मुझे लगता है कि अगर फार्मा का थोड़ा सा अगर एक्सटेंशन लेते हैं हॉस्पिटल सेक्टर में अगर जाना है तो अपोलो हॉस्पिटल शुड बी ए बेस्ट बाय फॉर लॉन्ग टर्म. जी, KS रमेश साहब हैं, वो पूछ रहे हैं, ये तो अपोलो हॉस्पिटल पर सर की राय आ गई है, लेकिन ये प्रशांत आपसे सर, प्रशांत सर आपने बेचने की सलाह दी है खरीदने की? बाय है सर. बाय है ना, बिल्कुल। आई वुड रिक्वेस्ट माय PCR टीम की उसको ठीक करें। नेक्स्ट काउंटर है KS रमेश साहब का, ये पूछ रहे हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक पर करंट प्राइस पर शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने के लिए कम से कम ले सकते हैं क्या? अंशुल जी। और सर एक से स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। सर ICICI बैंक और HDFC बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक दोनों में सेंटीमेंट खराब हुआ है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने बहुत खराब नतीजे दिए हैं, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी गिर रही है। मैं बैंक निफ्टी में भी बहुत बुलिश था, वीकली वीवैप मेरे को लग रहा था कि ये प्रोटेक्ट करके चलेगा, लेकिन एक्सिस बैंक ने मूड खराब किया तो बैंक निफ्टी में भी पिटाई है।
आईसीआईसीआई बैंक आप मेजर सपोर्ट जोन के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। वीकली चार्ट पे जो बनता है फिलहाल 1226 है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि होल्ड होगा। जिससे आपके रिजल्ट आए हैं एक्सिस के, थोड़ा सा और प्रेशर बना रहेगा। तो एक मेजर सपोर्ट है 1190 और 1149। तो 1190 1149 इस जोन के अंदर आईसीआईसीआई लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाई करके चलना चाहिए। बट ऑन एंड अबोव दैट आईसीआईसीआई बैंक से एनी डे मेरे को अच्छा एचडीएफसी बैंक लगता है। मेजर सपोर्ट्स के आसपास है। 1600 रुपए पे पैनिक में मिल जाए तो एचडीएफसी बैंक लेके छोड़ देना चाहिए। ये धीरे धीरे करके 1760, 1880 और फिर 2050 ये तीन टारगेट आपको दे देगा। तो आउट ऑफ फुल बास्केट बैंकिंग की अगर आप कहेंगे कि एक स्टॉक सेलेक्ट करना है, मैं एचडीएफसी सेलेक्ट करूंगा। दो कहेंगे तो एचडीएफसी के बाद में आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही आपकी पसंद के शेयर हैं सर, और बैंकिंग स्पेस में, और आप पसंद भी कर रहे हैं। लेवल आपने बता दिए। वसीम जैदी जी पूछ रहे हैं सर, एसजेवीएन प्रशांत सर 134 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक आई एम वेरी मच पॉजिटिव। मैं लास्ट ऑलमोस्ट 90-94 का एक बेस्ट रेंज था बाई करने के लिए। अभी भी मैं पॉजिटिव होल्ड कर रहा हूँ इसको, बट इसको एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म व्यू कैन बी 120 प्लस, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 12 महीने के ऊपर अगर देखते हो तो 160 to 180 का रेंज जाने की कोशिश करेगा। सो फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। जिस तरीके से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1 महीने से 3 महीने में, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट 90-94 के आसपास आ चुका है। currently trading at 98 rupees, but अगर any dip of 5-10 rupees should be used as an opportunity to buy more, but ये लेवल भी बाई कर सकते हैं। ठीक है। सोनी कुमारी जी बोल रहे हैं सर, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सोनी जी, वी नो आप रेगुलर व्यूअर भी हैं हमारी। पटेल इंजीनियरिंग और कोल इंडिया में एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या अंशुल जी? पटेल इंजीनियरिंग के देखिए रिजल्ट ठीक आए। मैनेजमेंट चेंज होने के बाद रिजल्ट ठीक ठाक आना स्टार्ट हुए थे और पैटर्न भी अच्छा बिल्ड हो रहा है। तो बॉटम फिशिंग अगर करना है तो आई गेस 42 रुपीज के आसपास करना चाहिए। 42 रुपये नीचे आता है तो वहां पे आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली उसके बाद ये 71.5 का ब्रेकआउट देगा। तो 42 रुपये बहुत अच्छा प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे आप लेके रख सकते हैं पटेल इंजीनियरिंग। दूसरा कोल इंडिया है, उसमें एज सच मेरे को अभी कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है। और मैं सरकारी कंपनियों में वही गेहूं के साथ घुन पिस रही है। तो ये 392 के आसपास अगर रिजेक्शन करता है, आज के सेशन में हल्की सी दिख भी रही है, बट 392 के अराउंड रिजेक्शन करता है तो 323 रुपये नीचे आएगा। 323 के आसपास से भले फिर आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं विनीता गुप्ता जी, ये पूछ रही हैं ओएनजीसी 282 रुपये के लिए हुए हैं, प्रशांत सर क्या करें? आई थिंक पॉजिटिवली होल्ड करना चाहिए। 280 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो मुझे लगता है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। जिस तरीके से क्रूड भी बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अगर 77 से लेकर 80 के अगर रेंज में रहेगा तो आई थिंक देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज मोर। एंड मेरा ओवरऑल टारगेट 300 के आसपास है, तो होल्ड करना चाहिए। जी। साईनाथ जी का सवाल है, टाटा स्टील 120 तक कब आएगा अंशुल सर? कुछ आपकी एडवाइस? सर 120 तो आता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्केट पैनिक में आ जाए, मैं गलत प्रूव हो जाऊं तो अलग बात है। 131 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 131 का लेवल आना चाहिए। यहाँ से फ्रेश बाइंग जिसको भी करना है उससे नीचे ही मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ से बाइंग करके 1.5-2 साल 3 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत आराम से टाटा स्टील आप 300 रुपये प्लस के टारगेट पर बेच लेंगे। ये वापस वो दौर आ गया है जहां मिड कैप स्मॉल कैप या वैल्यू स्टॉक से पैसा निकल के क्वालिटी स्टॉक्स में फ्लो हो रहा है, जो नहीं चले हैं 2-2 3-3 साल। तो इसने मल्टी मंथ 30 महीने का बेस ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है। तो बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस है, यहाँ पे लेके टाटा स्टील आप छोड़ दीजिए। 120 का चक्कर में मत फंसिए। मालूम पड़ा कि वो 1-2 रुपए के चक्कर में आपको मिला ही नहीं स्टॉक और भाग गया। 130 के नीचे है, फटाफट लेके डीमैट में छोड़ दीजिए और रोज रोज देखना बंद कर दीजिए। 1-1.5 साल बाद ये नया ऑल टाइम हाई दे देगा। 3 साल रख लेंगे तो 300 प्लस के टारगेट दे देगा। जी। सस्मिता दास जी का सवाल है, मान इंफ्रा पर होल्ड करें या सेल करें? प्रशांत सर, इसमें जब महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, इनके जो प्रमोटर हैं वो महाराष्ट्र में खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, काउंटर चला भी था, हमारा डिस्कशन भी हुआ था आई बिलीव 170 रुपये के आसपास। ये उसके बाद 250 रुपये तक गया काउंटर। अभी क्या करना है? आई थिंक फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो और जिसने ऑलरेडी लिया वो होल्ड भी कर सकते हो। फिर से वो जो उसका 260-270 का जो रेंज था उसके आसपास आने की कोशिश करेगा, विच इज ए गुड एटलीस्ट 30-40 रुपीज अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। अगर उसके ऊपर भी अगर होल्ड कर देता है, जिस तरीके से भी अगले 5 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो छोटे मोटे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, वो लगता है कि सम पार्ट विल गो टू मैन इंफ्रा आल्सो बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद द गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि स्टॉक कैन डू 300 एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स के व्यू के हिसाब से। ओवरऑल पॉजिटिव, बाय एंड होल्ड। जी।
एक सुपर चैट में हमारे दर्शक जुड़े हैं, साई प्रवीण जी। ये बोल रहे हैं, अंशुल सर बहुत बहुत धन्यवाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर बताने के लिए। और एबी कैपिटल, अब बताइए सर कि पोर्टफोलियो स्टॉक है या नहीं? देखिए बिल्कुल एबी कैपिटल आपका पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए। इस स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है और अब मोस्ट लाइकली आउट परफॉर्म करना चालू करेगा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस के लिए भी पहले इसको मेजर सपोर्ट जोन हिट करना पड़ेगा जो 159 160 की जोन में है। तो कहीं भी 159 160 मिलता है तो वहां पे आउटराइट बाई कर लेना चाहिए, पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। एटलीस्ट 50% स्टॉक तो आप खरीद ही लीजिएगा, बाकी 50% आपको मौका मिले तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। बट 159 160 बहुत बेहतरीन जोन है एक्यूमुलेट करने के लिए। जी, प्रीत जी का सवाल है एनएचपीसी और एसजेवीएन। वैसे एसजेवीएन पर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन सर एनएचपीसी और एसजेवीएन में अगर किसी को चुनना हो तो क्या चुने प्रशांत सर? सर बेस्ट वुड बी एसजेवीएन। मुझे लगता है कि स्टॉक में अपसाइड बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। एनएचपीसी में लिमिटेड अपसाइड है अप टू 90 रुपीज बेस्ट के सिनेरियो में, बट आई थिंक एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक अगेन एसजेवीएन वुड ऐड मोर वैल्यू फॉर हिज एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है। साबिया सईद जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रही हैं वेदांता, बीईएल, आईआरबी इंफ्रा, इन सभी पर सर प्री बजट क्या हो सकता है? अंशुल जी। सर देखिए आईआरबी इंफ्रा में प्री बजट रैली काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, लेकिन वॉल्यूम पिकअप नहीं हुए हैं। तो 50 डे मूविंग एवरेज 55.5 पे वहां तक आ सकता है, उसके ऊपर टिका तो फिर ये 62 रुपीज तक एक्सटेंड करेगा। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अगर आप रख रहे हैं तो 55.5 रुपये निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद ही मोमेंटम बनेगा। बीईएल में 267 का मेजर सपोर्ट था, वहां से पुल बैक लिया है। 20 डे पे आज फिजल आउट हो रहा है। अगर प्री बजट रैली बनी तो 288 289 तक बन सकती है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहां से, यहां से या वहां से, जहां से भी फिसले 267 तोड़ेगा और 229 नीचे आपको ये स्टॉक टारगेट दे देगा। तो मैं ये 10-15 रुपए की अपसाइड के लिए इसलिए नहीं प्ले करूंगा, क्योंकि अपसाइड 10-15 रुपए की और फंसा गया तो 40-50 रुपए की डाउन साइड में उलझ के रह जाएंगे। तो मेरे लिए एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड अवॉइड है। लास्ट बचा वेदांता। आपको याद होगा 424 का मेजर सपोर्ट था, जिसके नीचे स्टॉक टिक रहा था। मैं बार बार बोल रहा था यहाँ पे आपको लेके चलना चाहिए। पहला टारगेट आपको 469 का मिलेगा। 469 ऑलमोस्ट आ गया, एक आध दो दिन में आ जाएगा। अगर 469 के ऊपर टिक गया तो ये स्टॉक सीधा सीधा 525 निकल जाएगा। तो आउट ऑफ द थ्री आप वेदांता पकड़ लीजिए, और बाकी दो स्टॉक में जो आप पैसा लगाने की सोच रहे थे उसकी जगह आप पैसा टाटा स्टील में डाल दीजिए, वहां पे आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो वेदांता में एक अपडेट भी है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक शायद कुछ मीटिंग है डीमर्जर के ऊपर, तो शायद वो जो पॉजिटिविटी है उसमें आ सकता है। तो टेक्निकली अगेन 480 500 कैन बी टारगेट फॉर वेदांता। अरे वाह, तो वेदांता पर खबर भी आ गई है और नेक्स्ट वीक के लिए सर ने ट्रिगर भी दे दिया। सर वेदांता में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इनकी कुछ फंड रेजिंग भी हुई है, इन्होंने जो बॉन्ड की है कुछ 1.1 बिलियन डॉलर की, जो कि इनको करनी भी थी क्योंकि इनको बॉन्ड का, पुराने बॉन्ड्स का रीपेमेंट करना है। उस डेवलपमेंट के बारे में कुछ सर बता दें। सो यू राइटली सेड, बिकॉज पुराने पेमेंट के हिसाब से उन्होंने अभी नया फंड रेज किए हुए हैं, बट दैट विल नॉट हैव अ वेरी मीनिंगफुल इंपैक्ट ऑन द प्राइसेस राइट नाउ। मेजर जो स्टोरी लास्ट 12 महीने से चल रहे हैं वो था वो डीमर्जर के ऊपर, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है वेदांता का डीमर्जर हो या डीलिस्टिंग हो, इट इज ऑलवेज नॉट बेनिफिटिंग द शेयर होल्डर्स। वो एक रिस्क इसमें अभी भी रह सकता है। अगर डीमर्जर रेशियो कुछ ना कुछ तो अगर प्रमोटर ड्रिवन या प्रमोटर फेवर रहेगा तो स्टॉक में थोड़ा सा बैड रिएक्शन आ सकता है। बट यस, डीमर्जर वो लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग करें, जैसे बहुत अदानी ने किया था, बहुत सारे कंपनीज को वैल्यू अनलॉकिंग करके उस पर वैल्यू क्रिएट किया था। सेम सिमिलर पैटर्न में वेदांता इज गोइंग टू अनलॉक द वैल्यू फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। 18 तारीख को शायद उसका डेट आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी पॉजिटिव हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि 480 एंड 500 कैन बी अ टारगेट। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अंबर सिंह जी, प्रशांत सर वो पूछ रहे हैं कि इनके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, क्या पूरा का पूरा इन्वेस्ट अभी कर दें या मार्केट के नीचे आने का वेट करें? तो देखो, मार्केट का नीचे आने का वेट करना मतलब आप लॉस ही कर रहे हो, बिकॉज वी कैन नॉट कैच दी बॉटम राइट नाउ। आपको ऐसे शेयर्स पिक करना चाहिए जहां पे वो मोनोपोली हो सकता है, फॉर एग्जांपल सीडीएसएल, फॉर एग्जांपल के फिनटेक,
या कोल इंडिया, ऐसे कुछ एक मोनोपोली स्टॉक्स देखो अभी लास्ट 2 महीने 3 महीने में स्टॉक्स आर डाउन बाय 20-25%। सो वो एक अपॉर्चुनिटी है। सीडीएसएल में बड़ा नेगेटिव आ नहीं सकता, बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो या शॉर्ट टर्म के न्यूज हो तो मुझे सीडीएसएल में बहुत पॉजिटिव हूँ। सिमिलर के फिनटेक में है, सिमिलर मुझे लगता है कैम्स में, सीएएमएस उसमें भी है। तो मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेसेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज लास्ट 2 महीने में अच्छे करेक्शन आ चुके हैं। बाकी गो फॉर लार्ज कैप अगेन, डोंट गो फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप राइट नाउ। एटलीस्ट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, उसमें भी बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स को आपको पिक करना चाहिए। और मिड कैप में मैं बोल रहा हूँ सीडीएसएल, नो, कोल इंडिया, के फिनटेक, दिस कैन बी फोकस स्टॉक फॉर यू। जी, एक हमारे दर्शक हैं अनिल यादव जी। अंशुल सर आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएट एंड व्हील, ये 700 शेयर है इनके पास 104 रुपये के, और रेन इंडस्ट्री हैं 151 रुपये के कुछ शेयर। प्लीज़ सजेस्ट कर दें लॉन्ग टर्म के लिए सर। तो पहला वाला स्टॉक कौन था, रेन के पहले? ग्रेजुएट एंड व्हील सर। तो एक बार स्पेल करेंगे। मैं बता देता हूं सर, इसका जो एनएससी कोड है GRAUWEIL। अच्छा, ठीक है। 102 रुपये का चल रहा है। 100 रुपए के आसपास है, ठीक है सर। वीकली चार्ट पे रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा है और ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करने के बाद कर रहा है। वीकली कैंडल आज अगर ये 102 रुपए, 101, 103 की रेंज में क्लोज करता है तो वीकली पे बॉटम आउट होकर रिवर्सल हो जाएगा, स्टॉक 120 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। मगर मैंडेटरी आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 94 रुपीज होना चाहिए, 96 का मेजर सपोर्ट है। तो स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, होल्ड कर सकते हैं। जिसके बाद नहीं है वो एक बार फ्रेश बाय भी कर सकता है। 96 का मेजर सपोर्ट है, 94 का स्टॉप लॉस रहेगा, 120 तक जा सकता है। रेन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कुछ नहीं लग रहा है। एक बार बार बेस हिट करता है 148 का और ऊपर जाता है। फिलहाल 8 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन बन रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 148 में 2 रुपए 3 रुपए छोड़ दीजिए। 145 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं है तो अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, बाई करने लायक दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं लुधियाना से, मोहित जी। मोहित जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर बताइए अपना सवाल। मेरे पास HDFC लाइफ के 200 स्टॉक्स हैं 599 पे, तो 2-3 साल के लिए रख सकता हूँ। जी ठीक है, पूछ लेते हैं। प्रशांत सर, HDFC लाइफ, यहाँ पर रिजल्ट्स तो HDFC की ग्रुप कंपनीज के अच्छे ही देखने के लिए मिले और इनको प्रॉफिट भी मिल रहा है। 640 पर चल रहा है, 2 साल का विजन है इनका, क्या करें? तो एक डिसेंट रिटर्न के लिए होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज हमने देखा है लास्ट 2 साल 3 साल में एचडीएफसी लाइफ ने कुछ खास रिसेंट रिटर्न दिए नहीं है, डिस्पाइट इंडस्ट्री बीइंग वेरी लुक्रेटिव, डिस्पाइट इंडस्ट्री बीइंग वेरी फास्ट ग्रोइंग राइट नाउ। बट जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ चुका है, मुझे लगता है कि नाउ पीपल आर कंपेयरिंग एचडीएफसी लाइफ विद आईसीआईसीआई और लॉट ऑफ अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन हाई के कारण थोड़ा ग्रोथ में कंसर्न है। बट 2 इयर्स के लिए एक डिसेंट रिटर्न अगर 15 to 20% अगर किसी को अगर एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर लिमिटेड डाउनसाइड और रिस्क विल बी लिमिटेड, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। बाकी अगर थोड़ा सा पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बिकॉज डोंट गो फॉर वन ओनली लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक। एसबीआई लाइफ ऑल्सो लुक्स गुड, मुझे लगता है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स यहाँ पे भी ऐड करना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो में 2 रहेंगे तो यू कैन गेट बेटर नो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। जी, एक हमारे दर्शक हैं प्रतीक जी, ये पूछ रहे हैं कि अंशुल जी टाटा मोटर वर्सेस टाटा पावर, इन दोनों में से किसको एवरेज करें और किन लेवल्स पर करें? सर इमीडिएट टाटा पावर ले लेना चाहिए। टाटा मोटर्स आपको 669 मिलेगा तब एवरेज करना चाहिए। टाटा मोटर अपने 369 के लेवल को रिक्लेम करने आ गया है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली टाटा पावर के पास है। 400, 470, 460 ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं रूपक घोष जी, वो पूछ रहे हैं सीएससी के शेयर में क्या करें सर, 153 रुपये के लिए हुए हैं। प्रशांत सर। आई थिंक रिस्क अभी भी है, डाउनसाइड ओपन है, द स्टॉक कैन गो डाउन टू 140 135 लेवल्स। वन शुड वेट फॉर उसके अर्निंग्स। मुझे लगता है कि अर्निंग्स में बहुत बड़ा खराबी कुछ आने वाला है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन और एनी डेवलपमेंट। अगर है तो कुछ कैपेसिटी मुझे लगता है कि पर निकल भी सकते हैं इसको, बिकॉज डाउनसाइड बहुत ओपन लग रहा है मुझे। माय एडवाइस वुड बी एग्जिट एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम, और टाटा पावर शुड बी द स्टॉक वन शुड फोकस मोर फॉर लॉन्ग टर्म अगेन। ठीक है, एक काउंटर है एवेंटेल, यहाँ पर रिजल्ट्स भी आने वाले हैं आई थिंक, और इस पर एक हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं राज जी कि क्या बाय कर सकते हैं अंशुल जी इस काउंटर को? देखिए सर, रिजल्ट के पहले मैं बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा और चार्ट में भी बहुत अच्छा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको बाई करना चाहिए।
क्योंकि रिजल्ट के पहले आप देखिए इन्फोसिस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, HCL का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बढ़िया कप एंडल पैटर्न और राउंडिंग बॉटम सारी चीजें थी। रिजल्ट अगर नहीं होता तो इनमें ब्रेकआउट आके इनको चलना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट ने पूरा खेल खराब कर दिया। वहीं रिलायंस एकदम पिटा हुआ था, किसी का इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मेजर सपोर्ट पे होने के बाद भी रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए, पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो मैं रिजल्ट का वेट करूंगा, रिजल्ट निकल जाने दीजिए, अगर उसमें कोई चीज गड़बड़ नहीं होती है तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे इस चार्ट को, लेकिन फिलहाल के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं टिया द ग्रेट के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, इन तीनों पर तो डिस्कशन हो चुका है कि इनमें से क्या बाय करना है, लेकिन जो 3 सवाल उन्होंने पूछे एनटीपीसी, आईओसी और अदानी पोर्ट, इनमें कोई बाय करना है तो प्रशांत सर आप बता दीजिए। आई थिंक टेक्निकली एनटीपीसी लुक्स गुड, और अगर फंडामेंटली वैल्यूएशन के हिसाब से देखने तो अदानी पावर लुक्स गुड डिस्पाइट द रिसेंट रैलीज जो हुआ है उसमें 10-15% उसमें, बट मुझे लगता है कि अदानी पावर और एनटीपीसी दोनों लेना चाहिए एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। मुझे लगता है कि अपसाइड के कारण मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज अगेन अदानी पावर कैन गिव यू शॉर्ट टर्म गुड रिटर्न्स, बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी शुड बी ए स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। सो दोनों में मैं होल्ड ऑन पॉजिटिव हो सकता हूँ। जी प्रशांत सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? आई थिंक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, दिस अपोलो हॉस्पिटल, मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है कि रिस्क 1 है और रिवॉर्ड एटलीस्ट 2+ है उसमें। मुझे लगता है कि टारगेट शुड बी अराउंड ऑलमोस्ट नियर 60 900 और 7,000, तो ये टारगेट है फर्स्ट मेरा अपोलो हॉस्पिटल के लिए। Second would be ICICI Bank. Despite the correction today, despite Axis Bank giving a wrong bad result, मुझे लगता है कि ICICI Bank come out with a very good numbers. तो मुझे लगता है कि ICICI में यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से आज गिरा हुआ भी है, तो स्टॉक कैन डू एटलीस्ट 1265 और 1300 का भी मेरा टारगेट है ऑन और बिफोर द रिजल्ट है। रिजल्ट डेट उसको 25th ऑफ दिस मंथ ही है। थर्ड स्टॉक वुड बी अगेन CDSL, जैसे मैंने बता रहा था कि मोनोपोली स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। रीसेंट करेक्शन में मुझे लगता है कि CDSL इज द बेस्ट स्टॉक राइट नाउ, डाउनसाइड लिमिटेड है, वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है, और टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1740 एंड 1800। जी, तो सर ने भी आईसीआईसीआई बैंक अपनी टॉप पिक में रखा है, अपोलो हॉस्पिटल टॉप पिक में रखा है, और अपोलो हॉस्पिटल पर 6950 के टारगेट हैं, और करीब 200 रुपये ऊपर के टारगेट और 200 रुपये नीचे के ही स्टॉप लॉसेज हैं। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक पर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या विज़न है और वहाँ पे किस तरह के टारगेट दिए गए हैं। तो 1265 का टारगेट दिया गया है, 1210 का स्टॉप लॉस है, तो केवल 12 रुपये का स्टॉप लॉस है और टारगेट अच्छा खासा है, तो यहाँ से अच्छा अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक में आपको मिल सकता है। और यहाँ पर ये जो प्रशांत सर की कॉल्स हैं, इनमें दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अ प्लेजर सर, थैंक यू। अब हमारे साथ नए मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं प्रणीत अरोड़ा जी, CUN को फाउंडर हैं यूनिवेस्ट के। प्रणीत जी, गुड मॉर्निंग। जी चलिए, प्रणीत जी अभी जुड़ने वाले हैं, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ एक सवाल जो हमें मिल रहे हैं, उसमें एक सवाल है विनीता जी का, भारत डायनेमिक्स पर पूछ रही हैं अंशुल जी, 1248 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? सर BDL में थोड़ा प्री बजट रैली डेवलप हो रही है, 1230 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, हाईलाइट ये है कि 1344 तक जा सकता है, बट 1344 के ऊपर लगता नहीं है कि जाएगा, और बजट के बाद इन स्टॉक्स में तेज गिरावट आएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि इस रैली में पार्टिसिपेट ना करें। जो लॉन्ग स्टॉक है बस वही थोड़ा सा एवरेज करके अपनी कॉस्टिंग कम करके 1344 के बाद निकलने की कोशिश करें। जी, वितु राय जी पूछ रही हैं एनटीपीसी ग्रीन में फ्रेश एंट्री का लेवल क्या होगा सर? 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। देखिए, वर्टिकली ऊपर गया, वर्टिकली नीचे आ गया, IPO लोज तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया, उसके बाद हल्की सी पुल बैक है, तो ये वोलेटिलिटी ऑन दी अप, वोलेटिलिटी ऑन द डाउन, दोनों साइड हैवी वोलेटिलिटी थी, अब कंप्रेस करेगा, तो 4-6 महीने स्टॉक शायद कुछ भी ना करे, एक रेंज बना ले ऊपर 130 नीचे 108 की, और इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहे। तो अगर लेना भी है तो 108 के पास 3-4 रुपए स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि रिटेल स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, तो बेटर है कि अवॉइड कर दें, IPO का बेस स्ट्रक्चर बनने दें, उसके बाद ब्रेकआउट प्ले करें। बट अगर करना ही है तो 108 के पास ट्राई कर लीजिए, बट 105 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे साथ प्रणीत जी जुड़ चुके हैं, CUN को फाउंडर यूनिवेस्ट के। प्रणीत जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, क्या हालचाल आपके? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए सर कि ये कहाँ ले जा रहे हैं सर निफ्टी को?
देखिए निफ्टी मेरे हिसाब से तो काफी एक अच्छे सपोर्ट के अराउंड अभी खड़ी हुई है। लेकिन अभी भी जो है जब तक ये ट्रम्प साहब के आने का वेट हो रहा है, अगर ट्रम्प साहब के आने के बाद कुछ नेगेटिव ऐसा इंडियन मार्केट्स के बारे में नहीं आता, तो टेक्निकली भले ही स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है, लेकिन स्टिल डेटा अगर आप एफआईआईज का देखें, लॉन्ग पोजीशंस की बात करें, या फिर अगर आप 3 महीने के होराइजन से बात करें कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जिस तरीके से एक लगातार फॉल हमारे को देखने को आया है, और हिस्ट्री अगर आप देखेंगे पिछले 21 साल की, तो अगर लगातार 3 महीने नेगेटिव रिटर्न्स रहा है निफ्टी में, तो उसके आगे आने वाले 6 महीने और उसके आगे वाले 3 महीने 12 महीने सबके आप नेट रिटर्न्स देखेंगे तो हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। और उसने पूरी उस रैली को कवर किया है। ये 21 साल की 2005 से लेकर अब तक की हिस्ट्री है। सो आई थिंक जब तक ट्रम्प साहब के आने का वेट हो रहा है और बजट में किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का बस वेट हो रहा है। इफ दैट हैपेंस, थोड़ा भी कुछ पॉजिटिव आता है, तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी बननी चाहिए। तो यही मेरा व्यू पॉइंट रहेगा। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने का इंतज़ार सर पूरी दुनिया ही कर रही है अब तो, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो गया है ये। एक तो अक्सर ऐसा होता नहीं है कि राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके उतने ज़्यादा मतलब स्टेटमेंट आने लगते हैं उनके, जब तक वो ओथ लेते हैं जब तक शांत रहता है मामला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही खलबली मचा दी। वो जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से मतलब राष्ट्रपति पद का वो चुनाव जीते हैं, तब से उन्होंने मैं ये कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं युद्ध 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, और कुछ कुछ चीज़ें होने भी लगी हैं। युद्ध एक ख़त्म हो भी गया है, इजराइल हमास वाला। तो स्ट्रीट को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो अच्छी बातें वो बोल रहे हैं वो तो होंगी, लेकिन जो खराब बातें वो कहीं शुरू ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा डर भी है स्ट्रीट को। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कुछ नहीं करते हैं तो यही स्ट्रीट के लिए पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि रिजल्ट्स की भी अगर आप बात करें तो देखेंगे आप कि रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में उतने खराब नहीं आ रहे। इनफैक्ट ओके। कल सबसे पॉजिटिव बड़ा ट्रिगर था रिलायंस के जो रिजल्ट्स आए हैं, बिल्कुल। उसने भी एक काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। लेकिन अगेन उसके रिजल्ट्स के चक्कर में भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने उतना बड़ा मूव अभी तक इसलिए नहीं दिया है बिकॉज ओवरऑल अभी भी एक डर बना हुआ है कि क्या होगा, जिसके चक्कर में अभी हम यहाँ पे अभी भी रेंज बाउंड ही एक ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे किस तरीके से अनाउंसमेंट्स आते हैं। बिल्कुल। और दर्शक जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, कुलदीप चौधरी जी हैं, वो पूछ रहे हैं इंडियन होटल्स पर शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रखें, क्योंकि आज रिजल्ट्स हैं अंशुल जी। 684 रुपये के इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। काउंटर 800 पार हो चुका है। सब प्रॉफिट बुक कर लें या अभी बने रहें इस काउंटर पर? अच्छा देखिए, इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। पहली लेग एक्सटेंडेड मूव की थी ये। काउंटर अभी फर्स्ट लेग प्रॉफिट बुकिंग दिया है, पुल बैक दे रहा है, सेकंड लेग प्रॉफिट बुकिंग देगा, उसके बाद बड़ा बेस बनाएगा। तो अभी निकल जाइए, वापस से आपको नीचे में मिल जाएगा, या फिर टाटा स्टील बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, वहां पे कन्वर्ट कर लें। यहाँ बड़ा पैसा बना है, अगला बड़ा पैसा वहां बनेगा। जी। नरेश प्रसाद जी पूछ रहे हैं आयशर मोटर का टारगेट बता दीजिए सर। प्रणीत जी, कुछ आयशर मोटर पर आपका व्यू सर? देखिए वैसे फंडामेंटली कंपनी इस टाइम पे बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन मैं पर्सनली अभी ऑटो सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मेरा मानना है अगर आपके पास ऑलरेडी ये काउंटर पड़ा हुआ है 5,000 के रेट पे, तो इस टाइम पे आपको करंट रेट्स पे एग्जिट करना चाहिए और 4770 के लेवल्स पे एक बार आपको वापस एंट्री का मौका मिलेगा। उस लेवल्स के अराउंड आपको वापस एंटर करना चाहिए। जी। शशि भूषण जी बोल रहे हैं रेगुलर व्यूअर हूँ, अंशुल जी का फ़ैन हूँ और प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट पर थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ सर। 20,000 का लॉस हो रहा है अंशुल जी, क्या करना चाहिए? और देखिए, इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, उसके बाद भी काउंटर चला नहीं। और एक चीज अच्छी की इसमें कि ब्रेकआउट फेल भी नहीं किया। लेकिन जो 312 रुपए पे ब्रेकआउट आया था, उसी के ऊपर वेजिंग अप काइंड ऑफ पैटर्न है। तो यहाँ से मैं एग्जिट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट 320 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए। पैटर्न इसको इस तरीके से समझिए कि आप स्टेशन पे खड़े थे, आपकी गाड़ी शाम को 7 बजे आनी चाहिए थी, अब 10 बज गए हैं, अभी तक गाड़ी आई नहीं है। तो 1-2 घंटा और देख लीजिए, नहीं तो ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से 1-2 हफ्ता और देखिए। अगर ये 380 का ब्रेकआउट देके 450 का टारगेट नहीं करता है, तो फिर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, एग्जिट करके खाली कर लीजिए, आपकी ट्रेन नहीं आ रही है। तो 2 हफ्ते वेट कीजिए, 320 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 380 नहीं निकला तो फिर एग्जिट है, और निकल गया तो 450 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। अरूप साहा जी पूछ रहे हैं एंजल वन का क्या करें? प्रणीत जी, रिजल्ट्स तो थोड़े से वीक ही आए थे, उसके बाद काउंटर पिटा भी, लेकिन एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ये क्वार्टर थोड़ा वीक
होने वाला था इन सभी ब्रोकिंग कंपनीज का। अब क्या करना है सर? देखिए, स्टॉक थोड़ा अभी वापस अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। अगर आप बात करें ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का, जो सेबी का जितने भी एफएनओ वॉल्यूम्स को लेके ट्रिगर्स आने थे, मेरे हिसाब से वो अगले 1 साल के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। इससे ज्यादा अभी कोई ऐसे बड़े अनाउंसमेंट जहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लो होंगी ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एंजल वन यहाँ पे अपना होल्ड करके रखें विद 25 का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है इन द लॉन्ग टर्म। जो इम्पैक्ट था, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 11-12% लोअर हुई हैं, वो सारा ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है स्टॉक ने, और इस स्टॉक को अभी आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हर पैरामीटर पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव अनाउंस नहीं होता, जहां पे और बजट में भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आता, तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी बढ़ने की ही चांसेस हैं। और उसका एक रीजन और भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे टोटल एसटीटी कलेक्शन गवर्नमेंट का जिस तरीके से कम हुआ है बिकॉज ऑफ लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, उसकी वजह से इवेंचुअली ये हो रहा है कि गवर्नमेंट मतलब रेगुलरली अपना नए स्टॉक्स एफएनओ में और ज्यादा ऐड करती जा रही है। नंबर ऑफ काउंटर्स जो ओवरऑल इंक्रीज हुए हैं वो काफी ज्यादा हैं, भले ही उसमें अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम है, लेकिन ये वाली चीज ओवरऑल बेनिफिशियल है एंजल वन के लिए थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। छोटे मोटे मतलब मूवमेंट्स नीचे की तरफ आ सकते हैं, बट उससे घबराइएगा नहीं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी पिक है एंजल वन। कंटिन्यू करिए, मेरे हिसाब से ये ऑल टाइम हाई अगले अगले 1 से 1.5 साल के अंदर ही तोड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर पिक करने का सही समय है इस काउंटर को। प्रसन्नजीत साहा जी का सवाल है, पार्क होटल, अंशुल जी इन्होंने 205 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है इस काउंटर पर? देखिए, पार्क होटल्स के रिजल्ट ठीक थे, लेकिन स्ट्रक्चर के हाई के पास जाके अटक गया काउंटर। पुल बैक में 50 डे मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हुआ और वहां से ऊपर चल रहा है। तो इस बार अगर ये 204 205 का लेवल निकाल लेता है तो मान के चलिए कि स्टॉक एकदम से फटेगा 270 से 300 रुपए तक। तो फिलहाल प्रियम्पटिव बाई नहीं करना है। कंफर्म जब 204 205 के ऊपर ब्रेकआउट ले ले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रियम्पटिव बाई नहीं करना है। अगर माहौल अच्छा होता, मार्केट ब्रेडशीट अच्छी होती, तो मैं आपको यहां से बोल रहा होता कि प्रियम्पटिव बाय ले लीजिए, ब्रेकआउट पक्का आएगा, क्योंकि वॉल्यूम उस हिसाब का है। बट माहौल मिड कैप स्मॉल कैप का नहीं है, इसलिए कंफर्म ब्रेकआउट भी फेल हो रहे हैं। तो इसमें कंफर्म हो जाने दीजिए, 205 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन हो गया है तब बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका 190 का बनेगा, टारगेट 270 रुपए का बनेगा, बट जी प्रियम्पटिव बाय नहीं करना है। जी। गीतू बुलानी जी का सवाल है, केईसी इंटरनेशनल, प्रणीत जी क्या करें इस काउंटर पर? केईसी इंटरनेशनल की अगर आप देखेंगे करंटली, अगर मैं फंडामेंटली इवैल्यूएट करूं और शॉर्ट टर्म ट्रेंड इवैल्यूएट करूं कंपनी का, तो मुझे लगता है दोनों ही काउंटर्स पे थोड़ा सा वीक बैठा हुआ है कंपनी की। अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो वो सेक्टर पी से भी कम है। भले ही बुक वैल्यू इस टाइम पे लोअर है सेक्टर से, लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ पीयर कंपैरिजन के कंपैरिजन में सब कुछ ही काफी ज्यादा वीक पड़ा हुआ है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो 8 EMAs 20 EMAs के नीचे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेटर काउंटर्स इस टाइम पे आपको मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के होराइजन से अगर आप देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा मतलब एक ठीक ठाक मूव देखने को मिलेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना और इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। स्पेसिफिकली जो बजट स्पेसिफिक कुछ काउंटर्स हैं जिनके जी बारे में हम आज बाद में डिस्कस भी करेंगे, उनमें कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो बजट रिलेटेड काउंटर्स पर कन्वर्जन करना पड़ेगा। करण मल्होत्रा जी का सवाल है, एम्फेसिस लिए हैं अंशुल जी, उन्होंने आपकी रिकमेंडेशन पर 3155 रुपये पर। सर अभी थोड़ा नीचे है, क्या करें? 2 से 3 साल का विजन है। देखिए सर, जिस हिसाब से एचसीएल टेक ने माहौल बिगाड़ा है, इन्फोसिस ने भी उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, तो अब ये स्टॉक थोड़े दबते हुए दिख रहे हैं। 2750 रुपए इसने अपना मेजर सपोर्ट होल्ड किया है। पुल बैक में अगर कहीं भी 3000 का लेवल निकाल लेता है तो ये अब स्टॉक वापस से अपना 3200 का ना सिर्फ ब्रेकआउट रिक्लेम करेगा, 4000 तक जाएगा। ब्रेकडाउन मेरे को लग नहीं रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इन्फोसिस का इतिहास रहा है, अगर खराब क्वार्टर दिया है, अगले 2-3 महीने कुछ नहीं करता है, ये अगले रिजल्ट का वेट करता है। अगर रिजल्ट ठीक आ गया तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी मेंटेन करता है, नहीं तो फिर और पिटाई होती है। तो अब आईटी स्टॉक में अगले 2-3 महीने बहुत बड़ी कोई मूव आ जाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि टीसीएस ने भी कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं दिए, इन्फोसिस एचसीएल टेक डिसअपॉइंट किया है।
मोस्ट लाइकली विप्रो भी आपको डिसअपॉइंट करेगा, एलटीआई माइंट्री भी डिसअपॉइंट किया है। तो आईटी अगले 2-3 महीने दबा हुआ रहेगा, तो समय दीजिए। पैटर्न नहीं खराब हुआ है, पैटर्न अभी भी अच्छा होल्ड कर रहा है। अब समय की बात है, अब 2-3 महीने इसमें समय लगेगा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर इसको मेटल में कन्वर्ट कर लीजिए। वेदांता ठीक चल रहा है, टाटा स्टील ठीक चल रहा है, वहां पे कन्वर्ट कर लीजिए, जल्दी पैसा बन जाएगा। मेरा सजेशन ये है कि आप इसको 4-6 महीने के लिए देखना बंद कर दीजिए, आपको ये अच्छा पैसा कमा के देगा।